हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द बायोलॉजी गुरु। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। सीरीज में इसके वीडियो आते रहेंगे इस चैप्टर के। आज जितना भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और शुरू करते हैं शुरुआत से। व्हाट इज सेल? तो आपको पता है कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल जो हमारी होती है, सेल इज नथिंग बट इट इज अ बेसिक, क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये पता करेंगे ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी अभी क्या कहा? सेल इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों है? अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म को हम ले सकते हैं, इसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं तो कैसा होता है, देखते हैं। एक बॉडी रहेगी, तो बॉडी इट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो नीचे 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 जा रहे हैं हम, तो देखना, body it is made up of lots of organs, and lots of organs are made up of tissue, and tissue are made up of cells. so अगर कोई भी एक होम है, मतलब एक घर है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, एडजस्ट कर लेना। एक घर है यहाँ पे, इस घर को बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगती है? हमें बहुत सारी ईंटें लगती है, जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक्स। तो घर कोई भी बन रहा है तो उसका छोटा यूनिट क्या है? एक ब्रिक है, मतलब एक ईंट है। ईंटें कंबाइन होके क्या बनती है? बहुत सारी ईंटें कंबाइन होके क्या बन रहा है? हमारा घर बन रहा है। वैसे ही उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स क्या आएंगे? वो पास में आएंगे, वो टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू पास में आएंगे, क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। और ऑर्गन्स एकत्रित होके क्या बनाएंगे? बॉडी बनाएंगे। इसीलिए हमने क्या कहा है, जो कोई भी लाइफ रहेगी, ऑर्गेनिज्म रहेगा, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, मतलब किस चीज से वो बना है? तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, सेल्स आर कॉल्ड एज, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हम कहेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर अभी मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक फिर से एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, और उस ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे टिश्यूज है, और उस ऑर्गन में टिश्यू टिश्यू के दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स, हमने पढ़ा है। why it is called as why it is called as functional unit, ये हम पता करने वाले हैं। अगर एक सेल है, मैं यहाँ पे एक सेल अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर लिया हमने, और उस सेल में समझिए कुछ यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पे कुछ ईआर पड़ा है, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स पड़े, और यहाँ पे कुछ हमारा गोल्जी बॉडीज है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस सेल में सेल्स क्या करते हैं? सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू। सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू। अगर और टिश्यू कम्स टुगेदर टू फॉर्म द
ऑर्गन्स, ये हमने पढ़ा है अभी। तो इसके बारे में ही कुछ जानकारी मैं प्रोवाइड करना चाहूंगा यहाँ पे। एक सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स रहेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स में बहुत सारे टिश्यू रहेंगे, और बहुत सारे टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स रहेंगे। तो जो सेल्स है, all the cells all the cells all the cells from the body of from the body of any organism, they are genetically similar. They are what? They are genetically similar। जेनेटिकली सिमिलर है मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में हमें क्या देखने को पड़ते हैं? यहाँ पे हमें जेनेटिक मटेरियल दिखने को मिलता है। ये जेनेटिक मटेरियल ऑल द सेल्स फ्रॉम ऑल द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गन्स रहेंगे, जितने भी ऑर्गन में जितने भी सारे टिश्यू रहेंगे, जितने भी टिश्यूज रहेंगे, उसमें जितने भी सारे सेल्स रहेंगे, उन सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब एक कोई भी सेल्स आप आइसोलेट करेंगे तो वो सेल आपको क्या कर सकता है? पूरे बॉडी का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन बता सकता है। इसीलिए हमने क्या कहा है? इसीलिए हमने क्या कहा है? दैट इज व्हाई वी कॉल्ड सेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही, बट वो इट इज also a functional unit of life, because it can perform all the function of the body, because it has all the genetic material of all the body। मतलब एक सेल रहेगी तो वो बहुत सारे बॉडी के जितने सारे फंक्शन है वो कैरी आउट कर सकती है, बिकॉज उसके पास वो जेनेटिक मटेरियल है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टू सी सेल्स क्लियरली वी नीड अ माइक्रोस्कोप। अगर आपको सेल्स को अपने आंखों से देखना है तो सेल्स का जो साइज होता है वो बहुत सारा छोटा है। अगर अगर हम सेल के साइज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5.1 देखिए, यहाँ पे क्या है? 5.1 इज नथिंग बट इट इज अ माइक्रोस्कोप विच इज डेवलप्ड बाय लिवेनहोक, जो एक साइंटिस्ट था हमारा, मतलब जो 1600, मतलब 1600 जो साल था, वहां पे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लिवेनहोक। उन्होंने क्या कहा था? एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। उसका एक यहाँ पे चित्र हमें दिखाई दिखाई मिलता है, जहाँ पे 5.1 में, और यहाँ पे 5.2 में हमें दिखाई पड़ रहा है सेल साइज। क्या दिखाई पड़ रहा है हमें? सेल साइज। तो मैं आपको डायग्राम भी वो दिखाई देता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिस इज द माइक्रोस्कोप। 5.1 में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लिवेनहोक ने बनाया था। और उसके बाद में हमें यहाँ पे 5.2 में दिखाई दे रहा है सेल साइज के हिसाब से। सेल साइज के हिसाब से क्या किया है यहाँ पे? उनको एक लाइन में रखा हुआ है। सबसे छोटा क्या होगा? एटम होगा, जिसकी साइज कितनी होती है? देखिए, 0.1 नैनोमीटर। मतलब एटम सबसे छोटा होता है, उसकी साइज 0.1 नैनोमीटर होती है। उसके बाद में आएंगे C60, वो 1 नैनोमीटर। लिपिड्स आएंगे बाद में प्रोटीन्स आएंगे, बाद में आएगा फ्लू वायरस 100 नैनोमीटर तक, रिलेटिव साइज ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, तो बाद में आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया, बाद में आएंगे रेड ब्लड सेल्स। सो यहाँ से लेफ्ट में सबसे छोटा है और राइट में क्या है? सबसे बड़ा वाला। तो राइट में जाते जाते हम देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स आएंगे, बाद में आएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल, जिसकी साइज ऑन एन एवरेज 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होती है। उसके बाद में आएगा पोलन और ह्यूमन एग, जो कि फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है। सो उसकी साइज कुछ 100 माइक्रोमीटर से बड़ी होगी। तो 100 एनिमल सेल्स और प्लांट साइज की सेल जो हमें 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलती है। सो नैनोमीटर अलग है और माइक्रोमीटर अलग है।
नैनोमीटर मतलब छोटा, बहुत सारा छोटा, और उसके बाद में आएगा माइक्रोमीटर, उसके बाद में आएगा मिलीमीटर। तो फ्रॉग एग होता है, फ्रॉग एग की साइज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, और साइज में कितना होता है, वो 1 मिलीमीटर होता है। तो हम पढ़ रहे थे, अगर किसी भी सेल को हमें अपने आंखों से देखना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो हम सेल्स नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, हम नहीं देख सकते। लार्जर सेल्स कैन बी सीन थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप, बट टू सी द स्मॉलर सेल्स वी रिक्वायर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके यूज से हम क्या देख सकते हैं, लार्जर सेल्स लाइक फ्रॉग एग, फ्रॉग का जो एग है वो हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर वो लार्जर साइज है तो भी हमें माइक्रोस्कोप लगेगा, सेल का साइज माइक्रोस्कोपिक होता है, इसीलिए टू विजुअलाइज द सेल्स वी नीड माइक्रोस्कोप। अगर उसकी साइज बहुत बड़ी है, सेल की साइज लाइक फ्रॉग एग, तो हमें क्या लगेगा, हमें सिंपल माइक्रोस्कोप लगेगा, और सिंपल माइक्रोस्कोप के यूज से भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर सेल का साइज बहुत छोटा है तो we cannot see the cells which are having very very small size, so we will be requiring some compound microscope। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस रहेगी, सो उसका जो जूम पावर है बहुत कम रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेज अप टू 50 to 100 टाइम्स ओनली, ठीक है। और जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी जूमिंग की पावर कितनी है, देखिए 1000 टाइम्स। जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप रहेगा उसकी जूमिंग पावर है अप टू 50 टू 100x, मतलब x मतलब क्या होगा, 100 टाइम्स वो मैक्स कर सकता है, जूम कर सकता है। बट हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो 1000 टाइम्स तक क्या कर सकता है, जूम कर सकता है। मतलब जो छोटे से छोटे साइज के सेल्स रहेंगे उसे भी हम अपने आंखों से देख सकते हैं बाय यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। बट हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका यूज हमें लिमिटेड देखने को मिलेगा। अगर मतलब जो हमें इसको फ्लो माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, फ्लू वायरस, रेड बल्ब, आरबीसी देखना पड़ेगा, तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखना पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तभी हमें ये दिखाई पड़ेंगे। अगर फ्रॉग का एग है जिसकी साइज हमें 1 मिलीमीटर तक देखने को मिलती है, उस फ्रॉग को एग को देखने के लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो भी मतलब सफिशियंट है। बाद में पढ़ेंगे, इन द माइक्रोस्कोप वी यूज, अगर वो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो भी चलेगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो भी चलेगा। तो उसको देखने के लिए हम लाइट का यूज करते हैं, क्या करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, और इसीलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। जिन माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज किया जाएगा, लाइट का यूज किया जाएगा टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट और विजुअलाइज द सेल्स, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, वी कैन कॉल देम एज अ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, उनको कहेंगे हम लाइट माइक्रोस्कोप। टू सी इंटीरियर ऑफ द सेल वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंस रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, मैं अभी बता देने वाला हूँ कि जो लाइट माइक्रोस्कोप रहेगा उसको उसमें लाइट का यूज किया जाएगा टू विजुअलाइज द सेल्स। बट अगर सेल के अंदर का इंटीरियर, इंटीरियर के बारे में हमने अभी पढ़ा था, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हाँ, सेल के इंटीरियर का मतलब यहाँ पे देखिए, सेल के इंटीरियर में क्या क्या होता है वो भी हमने मतलब इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के इंटीरियर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ माइक्रोस्कोप मतलब यहाँ पे हमने कुछ न्यूक्लियस देखा था, ये न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे कुछ गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। वो जो सेल के अंदर का मटेरियल है उसे अगर हमें देखना है तो वी कैन यूज और वी कैन गो फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें
यहाँ पे ये वाला भी कंसेप्ट हमारा बन गया है। तो अभी कुछ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। देयर इज नो टिपिकल शेप ऑफ द सेल। सेल को कोई टिपिकल शेप नहीं होता। सेल में भी स्पेरिकल, रेक्टेंगुलर, फ्लैटन्ड, पॉलीगोनल, ओवल, ट्रायंगुलर, कोनिकल एंड कॉलमनार। मतलब सेल्स का शेप ऐसा ही होने वाला है फ्रॉम ऑल द टिश्यूज। कोई भी ऑर्गन उठा के ले लो, कोई भी टिश्यू उठा के ले लो, तो ऐसा ही सेल का शेप, मतलब सर्कुलर तो सर्कुलर रहेगा, ऐसा नहीं रहता। सेल का साइप शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है। मतलब उसके लाइफ, उसका जो शेप होता है, टिश्यूज टिश्यूज में क्या होगा, उसका साइज डिफरेंट होगा। किसी टिश्यू में हमें वो उसका जो सेल का शेप रहेगा वो स्पेरिकल देखने को मिलेगा, कभी रेक्टेंगुलर मिलेगा, कभी फ्लैटेंड, कभी पॉलीगोनल, कभी ओवल, कभी ट्रायंगुलर, कभी कोनिकल और कभी कॉलमनार भी दिखा सकता है। सो सेल का साइज वेरीज ग्रेटली इन वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट एंड एनिमल से प्लांट रहे हैं, प्लांट रहेंगे, एनिमल रहेंगे, तो उनमें भी सेल का शेप तो वेरी रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में सेल का साइज भी वेरी करेगा। कोई सेल बहुत छोटे होते हैं और कोई सेल्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सम ऑफ देम आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। नेकेड आइज को विजिबल नहीं रहेंगे। सम आर बेयरली विजिबल व्हाइल सम आर माइक्रोस्कोपिक। मतलब सेल का साइज जो रहेगा बेयरली विजिबल टू नेकेड आइज, मतलब सेल साइज इतना छोटा होता है कि वो नेकेड साइज को दिखाई नहीं पड़ता। सम आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप का यूज करके ही हम उन्हें देख सकते हैं। और सम आर बेयरली विजिबल टू नेकेड आइज। द स्मॉलेस्ट सेल साइज कैन बी सीन इन द माइक्रोप्लाज्मा। जितना स्मॉलेस्ट कितना है देखिए, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरियल साइज का, बैक्टीरियल सेल का साइज कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, वो भी हमने देख लिया। और जो माइक्रोप्लाज्मा रहेगा उसका सेल का साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। देखिए कितना छोटा होता है। While the largest size of the cell can be seen in the ostrich egg, ostrich का egg रहेगा नियरली 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का होता है। दिस इज द लार्जेस्ट सेल साइज ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स और ऑल ओवर द ऑर्गेनिज्म। हमें क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा होता है, उसका साइज कितना होता है, उसका साइज होता है 15 सेंटीमीटर। द लॉन्गेस्ट सेल आर नर्व सेल्स, मतलब जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है वो क्या होगा, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की लेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। और नर्व सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि सेल का शेप वेरी हो सकता है, सेल की साइज भी वेरी हो सकती है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है हमारा, माइक्रोप्लाज्मा, वो है 0.3 माइक्रोमीटर। और उससे भी बड़ा क्या है हमारा बैक्टीरिया, 3 to 5 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ा जो है वो है ऑस्ट्रिच एग, उसकी साइज कितना होता है, अप टू 15 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा। ठीक है, तो उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, you already know that cell theory was proposed by शॉन एंड शिल्डन। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नोट करिए, जो थियोडर शॉन थे और शिल्डन थे, इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी was proposed by these two scientists. However, in this theory there was no explanation about formation of new cells. It was Rudolf Virchow in 1855 who explained for the first time that the new cells are formed by the cell division from pre-existing cells. So उसको एक लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते थे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि थियोडर और शॉन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल्स कैसे तैयार होते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, बट इट वाज विर्चॉ इन 1855 जिसने बताया था कि सेल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स ही सेल्स को बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल्स ही सेल को बनाते हैं
जो प्रीवियसली सेल्स रहेंगे वो ही नई सेल्स को बनाते हैं। इन लेटर ईयर्स एडवांस्ड research in cytology led to the modification in the cell theory and which is now called as a modern cell theory. So टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांसमेंट होते रहे और जो कुछ कमियां थी सेल थियरी में बाय प्रपोज्ड बाय शिल्डन एंड शॉन, उसमें कुछ नए तरीके से एडिशन कर दिए गए और विच इज नाउ कॉल्ड एज अ मॉडर्न सेल थियरी। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज टोटिपोटेंसी। इट इज द कैपेसिटी or the potential of living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of the cell and thereby a complete new organism। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर कोई भी सेल इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सेल है which is having the quality of टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है? वो सेल it can differentiate into any cell। वो किसी भी सेल में खुद को किसी भी टाइप का सेल वो बना सकती है और किसी भी टाइप का सेल वो अगर बना सकती है तो पूरा ऑर्गेनिज्म भी वो बना सकती है, पूरा ऑर्गेनिज्म वो बना सकती है। मतलब इस सेल के पास सभी पावर्स है, इस सेल के पास सभी पावर्स है। इट कैन डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इट कैन डेवलप और इट कैन डिफरेंशिएट इन एनी टाइप ऑफ सेल। मतलब ये ऐसी सेल है जिसको अगर हम कहेंगे कि लीवर का सेल बनाते तो वो बना देगी, लीवर के सेल्स बना देगी। उसको हम कहेंगे हार्ट के सेल्स बना दे तो वो बना देगी। मतलब ये ऐसी सेल है जिसके पास एक नई एबिलिटी है, उसे हम कहेंगे टोटिपोटेंसी। और मतलब आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं टोटिपोटेंसी इट इज द कैपेसिटी ऑफ द लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड। वो डिफरेंशिएट हो सकती है, वो डिवाइड हो सकती है इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स फ्रॉम द बॉडी। और अगर वो ऐसा कर रही है तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकती है, इसीलिए उस सेल को हम क्या कहेंगे? टोटिपोटेंट सेल। तो अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। हमारा लाइक गोल है 30 लाइक्स टू दिस वीडियो और हमारा सब्सक्राइब गोल है 250 सब्सक्राइबर के पास हम पहुंच चुके हैं। सो आई होप आप ये गोल कंप्लीट कर देंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए स्टूडेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो को एंड तक देखना और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये भी देख लेते हैं। ये टोटिपोटेंट से आपको पता चल गया। अ सेल इज टोटिपोटेंट बिकॉज इट हैज द एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन इट्स न्यूक्लियस। embryonic animal cells are totipotent and termed as the stem cells. Stem cells have the great medical applications including the cure for the disease। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो जो इम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, मतलब आपको तो पता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कम्स टुगेदर, दे विल कम टू बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड दे विल फॉर्म द जाइगोट। और जाइगोट ही आगे जाके इम्ब्रियो बनता है। और इस इम्ब्रियो के इम्ब्रियो सैक में बहुत सारे सेल्स रहेंगे जिनके पास ये टोटिपोटेंसी पावर होती है। टोटिपोटेंसी इट इज द पावर बट the cells which are into the embryonic sac they are called as stem cells। उनको स्टेम सेल्स कहेंगे। और वही स्टेम सेल्स को जो पावर मिली है टोटिपोटेंसी की, सो वो क्या करेंगे? अगर हम स्टेम सेल्स को निकाल के रखेंगे तो बाद में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें हार्ट फेल हुआ, किडनी फेल हुआ, तो उसके सेल्स हम बना के उसको रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टोटिपोटेंसी। सो मेडिकल में ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहता है ये स्टेम सेल्स का।
सो हमने अभी अभी पढ़ा कि स्टेम सेल्स हैविंग द पावर ऑफ टोटिपोटेंसी, दे कैन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ द सेल्स फ्रॉम द बॉडी, और वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही वो बना सकते हैं बिकॉज दे हैव all the power of genetic information, they all having all the power to differentiate in any type of cell। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो लाइक का और सब्सक्राइब का गोल है तो आई होप वो आप कंप्लीट करा देंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।